हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जीके में। तो आज 10 अगस्त है, मोस्ट इम्पोर्टेंट डे है। आज की करंट अफेयर को लेके डेली करंट का तैयारी का प्रातः सुबह 6 बजे मैं आपके सामने लेकर आता हूं, प्रेजेंट करने आता हूं। ठीक है। और मेरी ये क्लास जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, हर हर वो पेपर के लिए आपको रोज मैं बताता हूँ। एसएससी के द्वारा कोई भी CHSL, CGL, टायर 1, टायर 2 सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरी क्लास। बैंक के लिए, एनडीए को जो बच्चा एयरफोर्स या वगैरह एनडीए की तैयारी कर रहा है, ठीक है, आर्मी की तैयारी कर रहा है, उसके लिए भी करंट अफेयर बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है। स्टेट इससे तक की डीपली जानकारी मैं अपने इस करंट अफेयर तहलका में देता हूँ, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होती है। ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले मैं महत्वपूर्ण दिवसों की सूची बताता हूं आपके सामने। अगस्त में जो जो दिवस आ चुके हैं, आज 10 तारीख है, तो प्रॉपर तरीके से उनका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट डे को, जो 1 अगस्त था, वर्ल्ड लंच डे था, मैं बता चुका हूँ। राष्ट्रीय मित्रता दिवस सेकंड, और उसके बाद नाइजीरिया का स्वतंत्रता दिवस 3 अगस्त को। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, इसको बहुत अच्छे से मैंने डिस्कस किया था। और 9 अगस्त को विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस माना जाता है, ये मैंने प्रॉपर तरीके से कल भी जिक्र कर दिया था। 9 अगस्त भारत छोड़ो दिवस माना जाता है। ठीक है। और आज है 10 तारीख। ठीक है। इसको लेकर के अगर कोई डे होगा महत्वपूर्ण, तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता दूंगा। ठीक है। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले सभी एग्जाम को लेकर के। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कुल कितने पदक प्राप्त किए हैं? अभी जो CWG 2022 में जो हुए हैं, 22वें नंबर का जो संस्करण हुआ है ये राष्ट्रमंडल को खेलों के रूप में, ये बर्मिंघम में हुआ है, 22वां था। और इसमें हमारे भारत के जो खिलाड़ी हैं, टोटल 210 गए थे। ठीक है। इसकी सूची कॉमनवेल्थ के ऊपर मैंने प्रॉपर तरीके से एक कल क्लास निकाली है, और हर एक खिलाड़ी को, हर एक पदक को, हर एक चीज को मैंने जिक्र किया है। इसका पूरा इतिहास मैंने उसको बताई है, कब कहाँ किस सूची में या किस वर्ष के कॉमनवेल्थ में सबसे ज्यादा मेडल लेकर प्राप्त हुआ है। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, मैंने सभी चीजों को एनालाइज किया। कल वो मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी इस गेम को, राष्ट्रमंडल खेलों को लेकर के। ठीक है। तो इसकी बात करते हैं। 61 पदक हैं टोटल। 61 पदकों के साथ हमारा भारत फोर्थ पोजीशन पर रहा है। सभी चीजें मैं डिस्कस करते चलूंगा। इनमें से जो 61 जो पदक है, उसमें से 22 तो गोल्ड हैं, 16 सिल्वर हैं, और 23 कांस्य या ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुए हैं हमारे भारत को। ठीक है। टोटल 61 होते हैं। ठीक है। सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। कल मैंने प्रॉपर तरीके से भारत के अंदर कौन सा राज्य फर्स्ट पर रहा है, सेकंड पर रहा है, किस को कौन कौन सा राज्य सबसे ज्यादा गोल्ड प्राप्त करके लाया है, ये सभी चीजें प्रॉपर तरीके से मैं कल बता चुका हूँ। ठीक है। राष्ट्रीय मंडल जो खेल हैं, जीते गए कुल पदक के मामले में भारत चौथे स्थान पर मैंने बताया। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट रहा, जहां पर गोल्ड उसने 67 मारे हैं, 57 रजत पदक मतलब सिल्वर, और 54 जो कि ब्राउन्ज मेडल प्राप्त किए, टोटल 178। वहीं इंग्लैंड ने भी 176 प्राप्त करे हैं। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नेक्स्ट है पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी पूछे जाते हैं इनसे क्वेश्चन, इसलिए मैंने थोड़ा सा इनके बारे में बताने की कोशिश की आपको। लक्ष्य सेन ने बैडमिंटन में महिला और पुरुष एकल खिताब जीतकर स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है। वहीं पर पुरुष बैडमिंटन युगल में चिराग शेट्टी और सतुका राइज रैकी रेड्डी की जोड़ी इंग्लैंड के बेन लेन और सीन वेंडी को हराकर स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी प्राप्त करी। ठीक है। टेबल टेनिस में अचेता कमल ने अपना दूसरा स्वर्ण पदक जीता, और जी साथिया ने टेबल टेनिस पुरुष एकल में कांस्य पदक जीता। ठीक है। भारत की पुरुष हॉकी टीम में फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया से हार गई है, ये आपको पता होगी। रजत पदक मिला है हमारी भारत की टीम को। इसी प्रकार से क्रिकेट भी जो फर्स्ट टाइम हुआ है इस कॉमनवेल्थ गेम के अंतर्गत, उसमें भी हमारी भारतीय खिलाड़ी की क्रिकेट के अंतर्गत जो लड़कियां हैं, वो भी सिल्वर मेडल प्राप्त करके लाई हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, दलाई लामा को किस प्रकार से या किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। भारत रत्न से, पद्म विभूषण से, डिपात आर NGM डस्टन से, या फिर पद्म श्री से? तो इसका राइट आंसर हो जाता है सी इज द राइट आंसर हो जाता है दलाई लामा को। इसके बारे में बता देता हूँ। डिपात जो है, ये लद्दाख का अपना एक सर्वोच्च सम्मान है। तिब्बत अध्यात्म के नेता दलाई लामा को छठा डिपल RNGM डस्टन पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार लद्दाख स्वतः
पहाड़ी विकास परिषद LAHDC द्वारा दिया गया है, ठीक है, या दिया जाता है, ठीक है। उन्हें मानवता विशेषकर लद्दाख क्षेत्र में उनके अपार योगदान के सम्मानित किया गया। लेह ने अपना स्थापना दिवस के अवसर के पर डिपाल RMGM डस्टन बनाया, और डिपाल जो RMGM डस्टन लद्दाख का नायकों के उल्लेखनीय योगदान और उनकी उपलब्धियों को उत्सव का प्रतीक होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिनमें से एक दलाई लामा जी हैं जो कि छठा अपना प्राप्त कर चुके हैं। डिपाल RMGM डस्टन पुरस्कार लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यहाँ से क्वेश्चन 101% उठेगा, ठीक है। लद्दाख का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, जो कि दलाई लामा को दिया गया था। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के बात कर सकता है। दलाई लामा जी की बात करें तो ये 14वें और वर्तमान दलाई लामा तेंजिन ग्योत्सो हैं, और यह तिब्बती लोगों द्वारा गेलेंग के ध्यात्मिक नेता या तिब्बती बौद्ध धर्म को येलो हेड शकुन की उपाधि दी गई है। इनको एक प्रॉपर तरीके से मैंने जहां से जो मुझे प्राप्त हो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पेमा दोरजे पहले दलाई लामा थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहले कौन थे? पेमा दोरजे, जिनका जन्म 1391 में तिसांग में हुआ था। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको प्रॉपर तरीके से पूछ सकता है। 14वें नंबर के दलाई लामा आपके सामने तेंजिन ग्योत्सो है नाम इनका, ठीक है। नेक्स्ट है, ये इंग्लिश मैंने कन्वर्ट कर रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसको CSIR की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? ये पहली महिला होंगी CSIR के अंतर्गत। तो आपके सामने दिख रहा होगा फोटो, तो ये है नथाथम्बी कलाइसेल्वी। सी इज द राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। इनके बारे में जिक्र करते हैं थोड़ा सा। इन्हें पदभार ग्रहण करने के लिए तिथि से 2 वर्ष पहले या अगले आदेश तक जो भी पहल हो उसकी अवधि को नियुक्त किया गया है। और इससे पहले ये शेखर मांडे जो इनकी जगह लेंगी, ठीक है। शेखर मांडे की जगह ये लेंगी, ठीक है। जो मैंने आपको बताया, सी इज द राइट आंसर, नथाथम्बी कलासेवी, ठीक है। नथाथम्बी इज द राइट आंसर हो जाता है उसका, मैंने बता दिया था शायद, ठीक है। शेखर मांडे इसकी जगह लेंगी ये, और मांडे अप्रैल में सेवानिवृत्त हुए थे। जैव प्रौद्योगिकी विकास विभाग के सचिव राजेश गोखले CSIR का अतिरिक्त प्रभाव दिया गया था, ठीक है। वह लिथियम आयन बैटरी के क्षेत्र में अपने काम के लिए जानी जाती हैं, ठीक है। और वह वर्तमान में तमिलनाडु की CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का निर्देशक कर रही हैं, ठीक है। ये वह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को सचिव का पद अब संभालेंगी, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पहली महिला होंगी, ठीक है। आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास संगठन का एक स्वायत्त निकाय है। यहाँ से क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से इसका गठन या स्थापना 26 सितंबर 1942 को किया गया था, जिसकी पहली महिला होने जा रही हैं या सचिव बनने जा रही हैं, महानिदेशक बनने जा रही हैं नथाथम्बी कलाइसेल्वी, सॉरी महानिदेशक, ठीक है मेरे भाइयों। इनके बारे में मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपके सामने रख रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन 10 अगस्त को पानीपत में दूसरी PD2G मतलब इथेनॉल संयंत्र का राष्ट्र समर्पित करेंगे? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हरियाणा वालों के लिए, ठीक है मेरे भाइयों। जो भी बच्चा या जो भी भाई बहन हरियाणा से रिलेटेड या करंट चाहता है उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर खुद से, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू डेडिकेट 2G एथेनॉल प्लांट इन पानीपत हरियाणा, ठीक है। हरियाणा का एक जिला है पानीपत, उसमें ये सेकंड मतलब दूसरी पीढ़ी की एथेनॉल संयंत्र को समर्पित करने जा रहे हैं PM मोदी जी, ठीक है। तो B इज द राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा मैं बता दूं कि विश्व जैव ईंधन दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जो कि 10 अगस्त को होने वाला है, नरेंद्र मोदी हरियाणा के पानीपत में, मतलब कि आज के दिन की बात है, ठीक है। आज ही के दिन ये शुरू कर रहे हैं, और दूसरी पीढ़ी जो एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन करेंगे, यह दूसरी पीढ़ी का एथेनॉल संयंत्र इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 900 करोड़ इसमें लागत होगी, ठीक है। इसमें कुल मिला के 2 लाख टन चावल के भूसे मतलब पराली जो होती है, और 3 सालाना करके लगभग 3 करोड़ लीटर इथेनॉल उत्पन्न करेगा, ठीक है। ये जो आपके सामने उद्घाटन हो रहा है, ठीक है। इस परियोजना में शून्य तरल निर्वहन होगा और प्रतिवर्ष लगभग 3 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने का काम करेगी, ठीक है। यह संयंत्र धान की पराल जो कटाई और संभालने, भंडार आदि के लिए आपूर्ति श्रृंखला में अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करेगा। 2025-26 तक आपको मैं प्रॉपर तरीके से बता चुका हूँ इस क्लास को लेकर के। 20% पेट्रोल के अंतर्गत एथेनॉल का मिश्रण किया जाएगा, ठीक है। उनमें से सबसे ज्यादा सपोर्ट यही करेगी जो आप दूसरी पीढ़ी में 2G एथेनॉल संयंत्र उद्घाटन कर रहे हैं PM मोदी जी। इथेनॉल एक जैव ईंधन होता है, इसके जो विभिन्न स्रोत होते हैं, स्टार्च है, शर्करा है, वनस्पति तेल है, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने सभी चीजें प्रॉपर तरीके से बता दी हैं, कहीं से भी किसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन कर सकता है। नेक्स्ट है
8 अगस्त मतलब 8 अगस्त को 2022 को किसके सहयोग से भारतीय सेना ने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, हेम ड्रोन ए थॉन कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, हेम ड्रोन ए थॉन कार्यक्रम, ये डीएफआई के थ्रू, डीएफआई के सहयोग से भारतीय सेना ने हेम ड्रोन ए थॉन शुरू किया गया। इनके बारे में थोड़ा बता दूं, आपके सामने स्लाइड है। भारतीय ड्रोन संघ, जिसको डीएफआई कहा जाता है, ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया, और आर्मी डिजाइन ब्यूरो एडीबी जिसको कहा जाता है, ये हिम ड्रोन ए थ्रोन कार्यक्रम लॉन्च कर रहे हैं आपस में सहयोग से, और इसे मात्रात्मक मापदंड जैसे ऊंचाई, वजन, रेंज, स्थिरता इसके साथ आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत उच्च ऊंचाई वाले परिसंचालन क्षेत्रों के लिए उच्च प्रभाव वाले ड्रोन समाधान विकसित किए जाएंगे। ठीक है, यह पहल रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता के रूप में अनुरूप है और भारतीय ड्रोन परिस्थितिक तंत्र को अधिक अवसर प्रदान करने की केंद्रित उपलब्ध कराई जाएगी। ये बहुत ही बेहतर तरीका है, बहुत बेहतरीन तरीका है। ठीक है, स्वदेशी ड्रोन परिस्थितिक मतलब खुद से बनाया ड्रोन है। तंत्र के भारतीय सेना का समर्थन इस सिद्धांत पर आधारित है और स्वदेशी रूप से उपलब्ध अच्छा विश्व स्तर पर लाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस हिम ड्रोन ए थ्रोन कार्यक्रम को लेकर के। ठीक है, हिम ड्रोन ए थ्रोन कार्यक्रम उद्योग जो कि शिक्षा विदों, सॉफ्टवेयर डेवलपर और ड्रोन उत्पाद निर्माताओं सहित उनके सभी हितकारों को एक स्थान पर लाएगा। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, एक मंच पर लाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप की मेजबानी NIM द्वारा किस राज्य में स्थापित या आयोजित की जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके सामने नेशनल स्पोर्ट क्लाइंबिंग चैंपियनशिप लग रहा है, ये उत्तराखंड में, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में इसको आयोजित किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 के अंतर्गत। आइए इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। 12 से 14 अगस्त तक नेहरू पर्वतारोहण, ये पर्वतारोही के लिए सिर्फ ये चैंपियनशिप के रूप में होगी। एक तरीके से संस्थान उत्तरकाशी में नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। उत्तरकाशी उत्तराखंड में स्थित है। और NIM पहली बार 3 दिवसीय आयोजन की मेजबानी करेगा, 3 दिन के लिए 12, 13, 14, और पूरे देश में लगभग 250 पर्वतारोही इसमें भाग लेंगे। आयोजन में उत्तराखंड के 8 पर्वतारोही भाग ले रहे हैं, जिनमें से 5 उत्तरकाशी के हैं। इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन और NIM संयुक्त रूप से कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और यहीं से ही चैंपियनशिप प्रदर्शन करने के बाद पर्वतारोही का चयन एशियाई और ओलंपिक खेलों में सिलेक्ट किया जाएगा, सिलेक्शन होगा इस चैंपियन के बाद। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है उत्तराखंड के किस जिले में, उत्तरकाशी में, ये चीजें आपके सामने चल रही है, चलेंगे 3 दिन के लिए। 250 पर्वतारोही हैं टोटल, प्रॉपर तरीके से मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियंस होने जा रही है उत्तराखंड के अंतर्गत। ठीक है, 250 टोटल व्यक्ति हैं पर्वतारोही जिनको कहा जा रहा है। ठीक है, 3 दिन का ये प्रोग्राम यहाँ आयोजित किया जाएगा इस खेल को। भारत ने 8 अगस्त को हिमाचल प्रदेश के बकलो में किस राष्ट्रीय देश के साथ संयुक्त विशेष बल अभ्यास किया है? संयुक्त विशेष बल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अमेरिका के साथ आपको झंडा भी दिख रहा होगा, भारत और अमेरिका। इनके बारे में बता दूं कि भारत और अमेरिका संयुक्त विशेष दंत अभ्यास पूर्व वज्र प्रहार 2022 का 13वां संस्करण हिमाचल प्रदेश के बकलो में स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल में शुरू हुआ है और अभ्यास का उद्देश्य है दोनों देशों के बीच बलों के बीच का अंतर, संचालन बढ़ाना और परिसंचालन रणनीति और संयुक्त मिशन योजना जैसे क्षेत्रों में सर्वप्रथम प्रथाओं और अनुभवों को साझा करना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक दूसरे की ताकत का पता चलेगी, एक दूसरे का सहयोग मिलेगा और एक दूसरे की टेक्निक को आपस में बांटा जाएगा प्रॉपर तरीके से। ये अभ्यासों का मतलब होता है। ठीक है, यह वार्षिक अभ्यास भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बारी बारी से आयोजित किया जाता है। 12वां संस्करण जो हुआ था अक्टूबर 2021 में संयुक्त देश की लुइस मैककार्ड वाशिंगटन में हुआ था इसका आयोजन। ठीक है, और 21 तक चलने वाले इस अभ्यास में दोनों सेनाएं आयोजित रूप से पारंपरिक अपरंपरागत परियों में पहाड़ी इलाकों में हवाई आधारित अभियानों में भाग लेने जा रही हैं। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे यहाँ से वज्र प्रहार जो है वो कहाँ पर हो रहा है? हिमाचल प्रदेश के बकलो में। कौन सा संस्करण है? 13वां संस्करण है। भारत और अमेरिका के बीच में होने जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चों को मैंने आपके सामने रख दिए। इंग्लिश के बच्चे ये प्रॉपर तरीके से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने भाइयों के लिए, चेन्नई के वी प्रणव भारत के कौन सा ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं? चेन्नई मतलब तमिलनाडु की राजधानी है। इस
राज्य से सबसे ज्यादा ग्रैंड मास्टर उत्पन्न हुए हैं, या सबसे ज्यादा बच्चे आते हैं इस खेल को लेकर के। ठीक है, चेस खेल है जिसकी स्थापना या जिसका मतलब जिसका शुरुआत, जिस खेल के जन्म देने वाला, चेस को जन्म देने वाला भारत ही है, वो और कोई देश नहीं है। ठीक है, तो इसके ये 75वें ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। क्या नाम है इनका? वी प्रणव। ठीक है, आपसे पूछ सकता है, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो खेल हो रहे थे रोमानिया में, टूर्नामेंट जीतकर शतरंज खिलाड़ी वी प्रणव 7 अगस्त को भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ठीक है, प्रणव ने अपना तीसरा और अंतिम GM नॉर्म हासिल किया और रोमानिया के बाया मारे में लिम्पोडिया ओपन जीतकर ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल किया। उन्होंने GM नॉर्म की व्यवस्थाओं को पूरा करने के लिए 9 राउंड में 7 अंक अर्जित किए। और एक और बात इंपोर्टेंट है, देखो प्रणव जो है चेन्नई के, तमिलनाडु के 27वें ग्रैंड मास्टर हैं। ठीक है, इस सूची में प्रसिद्धि विश्वनाथन आनंद खुद थे और डॉक्टर डी मुकेश और प्रज्ञानंद के साथ शामिल हुए थे। इसके अलावा उन्होंने 2021 में वर्ल्ड रैपिड इवेंट में कांस्य पदक जीता और 3 बार राज्य चैंपियनशिप जीती है इन्होंने। ठीक है, आपके सामने सभी प्रस्तुत कर दिए। और वी प्रणव जो कि 75, और कुछ तो नहीं पूछेगा, 74, 71, 72 ये नहीं, लेकिन 75 ग्रैंड मास्टर, क्योंकि 75वां अमृत महोत्सव बनाने जा रहा है हमारा भारत, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 75वें ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं वी प्रणव जी। ठीक है, इंग्लिश में मैंने आपके सामने ये दे दी है, इंग्लिश में प्रॉपर तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर है, उनकी नियुक्ति किस प्रकार कौन से देश में हुई है ये जान लेते हैं। गुस्तावो पेट्रो जो कि राष्ट्रपति हैं, किस देश के राष्ट्रपति की शपथ ली है? तो गुस्तावो पेट्रो आपके सामने दिख रहे हैं, कोलंबिया, ओमान, सऊदी अरब या बहरीन। तो कोलंबिया का आपको प्रॉपर तरीके से नजारा दिख रहा होगा। कोलंबिया के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले गुस्तावो पेट्रो बने हैं। ठीक है, इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा कि भारत और फ्रांस के बीच, सॉरी सॉरी ठीक है, गुस्तावो पेट्रो कोलंबिया के राष्ट्रपति बनाने वाले वामपंथी नेता हैं, यहां से क्वेश्चन। और यह कोलंबिया के M19 गोरिल्ला समूह के पूर्व सदस्य रह चुके हैं, ये क्वेश्चन। उन्होंने जून में कंजर्वेटिव पार्टी को हराकर राष्ट्रपति चुनाव जीता था। ठीक है मेरे भाई, उनके पास हिंसा और गरीब निपटने के लिए आर्थिक नीतियों को लागू करने के लिए चुनौतियां हैं कि वह वनों की कटाई, जीवाश्म ईंधन निर्भरता को कम करने के लिए कदम उठाएंगे। प्रॉपर तरीके से वही है, हर देश यही चाहता है वो उसके आर्थिक दृष्टि सबसे मजबूत हो देश की। वह देश में सशस्त्र समूहों के साथ शांति वार्ता शुरू करने के लिए तैयार है। कौन? कोलंबिया के राष्ट्रपति जो कि गुस्तावो पेट्रो बने हैं। कोलंबिया के बारे में बता दूं मैं अपने भाइयों को, यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। जैसे प्रॉपर तरीके से मैंने आपको मैप में ये दिखा रखा कोलंबिया। ठीक है, दक्षिण अमेरिका, जिस बच्चे को नहीं पता, जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं पता, वो विश्व स्तर की, विश्व लेवल की वो क्लास ले सकता है। ठीक है, शाम को 5 बजे मैं अपलोड कर देता हूँ विश्व सत्र या विश्व सत्र की या विश्व अफेयर के नाम से ऑन यूट्यूब पर टॉपिक पड़ा हुआ, वहां से आप रिसर्च करके जान सकते हो सभी चीजें। ठीक है, यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। यह दुनिया में जैव विविधता का दूसरा सबसे ऊंचा सतर है। ठीक है, और इसकी सीमा उत्तर में कैरिबियन सागर से और पूर्व में वेनेजुएला से लगती है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका की बात हो रही है। इसकी सीमा दक्षिण में ब्राजील से, दक्षिण में इक्वाडोर से, पेरू और उत्तर पश्चिम में पनामा से लगती है। इसकी राजधानी बोगोटा है। ठीक है, बोगोटा किसकी? कोलंबिया की। इसकी कोलंबिया पैसो इसकी मुद्रा है। सभी चीजें इंपोर्टेंट आपके सामने बता दी हैं। नेक्स्ट चलते हैं भाइयों, हाल ही में किस देश की सरकार द्वारा कन्नम सुंदरम को सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आपके सामने दिख रहे होंगे ये वहां के प्रेसिडेंट मेरको साहब जी, संयुक्त राज्य अमेरिका या फ्रांस, तो फ्रांस के हैं या प्रेसिडेंट आपके सामने। ठीक है, वहां की सरकार ने, ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच प्रकाशन सहयोग से उनके योगदान के लिए फ्रांस सरकार ने कलू चुवाड़ के प्रकाश कन्नम सुंदरम को सेवेलियर डे ला आर्ड नेशनल डू मेरिट द नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया गया है। ये वहां का नाम है, ये अपना जो इंग्लिश में कर देते द नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। इस प्रकार से आपसे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आशा करता हूं आज की क्लास, आज का सेशन, आज की जो मेरे हर एक क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से मेरे भाइयों समझ में आए होंगे। जहां भी जिस भी प्रकार से आपको कोई भी समस्या इन
मेरी इस क्लास से कोई भी दिक्कत आ रही हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने फेसबुक पेज लिंक, इंस्टाग्राम पेज लिंक और दूसरी बात टेलीग्राम पर आप मेरे से बात कर सकते हो, उससे जुड़ सकते हो। और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर शेयर कर देता हूँ हर रोज डेली सुबह 11 बजे। ठीक है, तो सभी भाइयों को मैं विदा लूंगा। तो आज के सेशन कैसा लगा आप लाइक और शेयर से पता चल जाएगी, कमेंट में मुझे बता दिया करो कि कैसी मेरी क्लास थी। ठीक है, नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत।